Hello everyone, welcome to the first part of RDMMS section of Information Technology for Class 10 offered as a vocational subject. आज हम बात करेंगे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, तो सेशन 1 देख लेते हैं हम इसका। सबसे पहले तो डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस की जरूरत क्या होती है। तो बेसिकली जब हम डेटाबेस के बारे में बात करते हैं तो डेटाबेस मतलब इंफॉर्मेशन को रखने की जगह। अभी आप इसको कंप्यूटर से कोरिलेट करके ना देखें, आप रियल लाइफ की वो सिचुएशंस रिकॉल करें जहां पर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। पहला एग्जांपल, अगर आप किसी किराने की शॉप वाले के पास जाते हैं तो किराने की शॉप कीपर जो रहता है वो अपने पास एक डेटाबेस रखता है जिसमें वो अपने यहाँ पर अवेलेबल जो चीजें होती हैं उनको स्टॉक में स्टोर करके रखता है। उसके पास कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, उनका कॉस्ट कितना है। ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट इन अ डेटाबेस। हाँ, वो डेटाबेस मैनुअल होता है। दे आर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इनसाइड इन अ रजिस्टर। So that is a database, that is a manual database. Okay, your class teachers are keeping your records, your name, your father's name, your mother's name, your date of birth, your caste, your phone number, your address. All these things are kept with your class teacher in a register. That is a manual database. When we are going to calculate your results, then your marks are also recorded on paper. है ना? Previously, nowadays we are having the computer system with us, but previously all these things were recorded in a manual database. तो हम आपके जो रिकॉर्ड्स थे उनको रजिस्टर्स में रखते थे। मार्क लिस्ट होती थी, मार्क रजिस्टर्स होते थे जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग टर्म्स के, अलग अलग पीरियोडिक टेक्स्ट के मार्क्स जो है हम कॉपी में नोट करते थे। सो दैट इज अ मैनुअल डेटाबेस। तो मैनुअल डेटाबेसेस तो पहले होते थे, बट क्या प्रॉब्लम हम वहाँ पे फेस करते थे? पहली प्रॉब्लम, अगर हमसे डेटा रिकॉर्ड करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो जाती, ओके, व्हाइल वी वर रिकॉर्डिंग द डेटा, तो वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो हमको पेन से लिखा हुआ डेटा काट के और फिर नया रिकॉर्ड डालना होता था। तो उससे हमारा डेटाबेस जो है वो अच्छा नहीं दिखता था, क्लियर नहीं होता था। बट दिस इज नॉट द केस विद कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस के फायदे क्या होते हैं। तो एक तो रिकॉर्ड एडिटिंग जो रहता है, दैट इज वेरी इजी इन केस ऑफ कंप्यूटर डेटाबेसेस। किसी रिकॉर्ड को हटाना है, नया रिकॉर्ड जोड़ना है, सो दैट इज वेरी इजी इन केस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस। सेकेंड जो प्रॉब्लम मैनुअल डेटाबेस के साथ में आती थी, आपका डेटाबेस किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में आके अगर करप्ट हो गया, आग से जल गया, पानी गिर गया उसके ऊपर, या किसी ने फाड़ दिया रजिस्टर को, या कोई पेपर फट गया, या गलती से उस पर चाय गिर गई, पानी गिर गया, तो जो रिकॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। दिस इज नॉट द केस विद कंप्यूटर डेटाबेस। जो डेटाबेस जो भी कंप्यूटर के फॉर्म में आप डेटाबेस को रिकॉर्ड करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज परमानेंट इन नेचर। तो वो जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे या हार्ड डिस्क क्रैश नहीं हो जाती तब तक वो डिलीट नहीं होता है। तो कंप्यूटर डेटाबेसेस ज्यादा सिक्योर रहते हैं। सेकेंडली, सेफ एंड सिक्योर। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि आपका जो मैनुअल डेटाबेस है उसमें आग लग सकती है, उसमें पानी गिर सकता है, वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग कि उसका लीक होना बहुत ईजी होता है। आपका रजिस्टर पड़ा हुआ है, उसको किसी ने खोल के देख लिया, या कोई पास में पर्सन बैठा है, आपने किसी पर्सन से बोला कि नहीं मेरा रजिस्टर उठा के लाओ जिसमें मार्क्स रखे हैं, और बीच में किसी और पर्सन ने उसको व्यू कर लिया, तो उसके जो रिकॉर्ड्स थे वो दे आर नॉट सिक्योर वंस। बट जब हम कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस की बात करते हैं तो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस को हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पर अलग अलग लेवल की प्रिविलेजेस देते हैं। कौन पर्सन उसको देख सकता है, कौन उसको यूज कर सकता है, कौन उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। ऑल दिस थिंग्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड in case of computerized databases, so they are more safe and secure. Then databases के अंदर हम redundancy को reduce कर देते हैं। What do you mean by redundancy? Unnecessary duplication of a data is known as redundancy. तो जब हम computerized database की बात करते हैं, for example आपके पास आपकी मार्क लिस्ट रेडी हो रही है, टीचर बच्चों से मार्क्स पूछ रही है और लिख रही है, एंड सपोज किसी बच्चे ने 2 बार अपना नाम बोल दिया, या उसने आज लिखवा दिया, 3 दिन बाद फिर उसने उस रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा दिया, तो टीचर को इमीडिएटली पता नहीं चलता है कि एक बच्चे का नाम 2 बार रजिस्टर में आ गया है। बट इन केस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, अगर आप सेम आईडी से दोबारा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। दैट इज व्हाट यू मस्ट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड व्हाइल यू वर क्रिएटिंग योर जीमेल अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट्स, कि आपने एक ही आईडी से अगर जीमेल पे दोबारा आईडी बनाने की कोशिश की होती है तो आपको इमीडिएट एरर आता है, डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो दिस इज known as redundancy, and computerized databases reduces the redundancy.
देन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस को आप डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मतलब आप एक ही बड़ा सा डेटाबेस बनाएं और उस पर काम करने के लिए अलग अलग लोगों को प्रिविलेजेस दे दें. दैट थिंग कैन नॉट हैपन विद द मैनुअल डेटाबेसेस. एक ही रजिस्टर है, उसमें काम करना है एक टीचर को, एंड सपोज दूसरे टीचर को भी उसी रजिस्टर पर काम करना है, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. एक पर्सन जब तक अपना काम फिनिश नहीं करेगा दूसरा उस पर काम नहीं कर पाएगा. But this thing can happen in computerized databases. Some part of database can be used with some other user and other part of database can be used with other users. So this is known as distributed databases. So all these are the advantages of computerized database. और चूंकि ये सारे advantages होते हैं इसलिए हम लोग generally manual databases को computerized form में convert करने पर switch हो जाते हैं. Yes, so these are the advantages of computerized databases. Now we are going to talk about what is a database. So database का जो official definition होता है that is collection of interrelated information. तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आप information को store करते हैं we call it as databases. Databases can be stored in two forms basically. The first one is data files, flat files, and second one is relational form. Okay, and ऐसे programs जो database को manage करने का काम करते हैं we call them as database management system. So we are having various types of database management system. DBMS होता है, FoxPro होता है, Oracle होता है, MS SQL Server होता है, MySQL होता है. So various types of database management softwares are there with us, and inside the database management softwares we can store the information in two forms. Inside the flat files के अंदर क्या होता है we have a single table और उसके अंदर हम records को record करते हैं, whereas relational databases के अंदर हम जो tables होती हैं उनको multiple tables का use करते हैं, they are linked to each other and that's why we call it as relational database. क्योंकि जब हम multiple tables को एक दूसरे से link करते हैं और for example आपको students के record करने हैं तो student का मैंने एक personal information का table अलग बना लिया और उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन का टेबल अलग बना लिया. मतलब आपके स्कूल में जो ऑफिस इंचार्जेस हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन योर पर्सनल रिकॉर्ड्स, वेयर एज एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपकी क्लास टीचर मैनेज करेगी. बट जब हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे देन वी वांट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर्स टेबल एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस टेबल. तो दोनों को हमको क्लब करना होता है, तो दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, दोनों के बीच में हमको एक कनेक्टिविटी establish करनी पड़ेगी and that thing is known as relational. And because of this reason this database management softwares are named as RDBMS. We call it as relational database management system. Examples देख लीजिए relational database management systems के. Oracle होता है, MS SQL Server होता है, Microsoft Access होता है जो हमने previous classes में पढ़ा है, PostGRE होता है, then MySQL होता है, then FoxPro होता है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. देन यू हैव SQLite. एंड्रॉइड का जो भी डेटाबेस होता है दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन SQLite. Yes, now we are going to learn certain concepts related to databases. The first one is the table. What is a table? Table is a grid of rows and columns. That is a table. तो table के अंदर grid of rows and columns होती हैं. जो vertical grids आती हैं, ये जो वर्टिकल ग्रिड्स आपको नजर आती हैं दे आर नोन एज कॉलम्स एंड द हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स आर नोन एज रोज. और जब हम बात करते हैं RDBMS सॉफ्टवेयर्स की तो यहाँ पर हम रोज को बोलते हैं रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स. तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जिन चीजों को आप नॉर्मल लैंग्वेज में रोज बोलते हैं वी कॉल देम एज टपल. अब यहाँ अगर मैं टपल की बात करूँ तो टपल कौन कौन से हैं? सो आई एम हैविंग दिस रो एज माई टपल. ये पूरी रो, जब मैं बात कर रही हूँ रोज के बारे में तो ये जो रोज हैं ये पूरी कंसीडर की जाती हैं. ये पूरी की पूरी लाइन रो कहलाएगी जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आएगी. ID भी आएगा, नेम भी आएगा, एज भी आएगा और जो अगला कॉलम है दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड ओवर हियर, है ना. दिस इज माई सेकंड रो 211. सेकंड रो हो गई सविता 18. So this will be considered as a single record. So these are known as tuples. And columns are known as fields or attributes. तो relational algebra में हमने स्पेशल नाम दिया है हमारे कॉलम्स को, we call them attributes. तो जब भी मैं कोई नई डेफिनेशन आपको देने वाली हूँ
So now I am going to use the word as attributes. Attributes मतलब कॉलम. अब अगर हम कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं? So I am having ID as my column, I am having name as my column, I am having age as my column and address as my column. तो कॉलम के नाम के अंदर सिर्फ नाम आते हैं, that is ID, name, age and address. So basically कॉलम्स क्या होते हैं? They are category of information. अगर आपको किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स स्टोर करनी है जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम और उसका कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, तो प्रोडक्ट नेम आपके कॉलम का नाम हो जाएगा और कॉस्ट एक फील्ड हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो अ कॉलम नेम. तो कॉलम नेम मीन्स कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, और जिन चीजों की इंफॉर्मेशन आप रखना चाह रहे हैं दे आर नोन एज रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स देखी. टेबल्स, रिलेशनल अलजेब्रा में टेबल्स को रिलेशन कहते हैं, रोज को टपल्स कहते हैं एंड कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं. देन नेक्स्ट टर्म इज एज प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है? तो प्राइमरी की को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे. एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल दैट आइडेंटिफाइज अ टपल यूनिकली. एक ऐसा कॉलम जो आपकी रो की यूनिक पहचान होती है. जब हम बात करते हैं प्राइमरी की तो उसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज वो पहचान होती है. जैसे आपके पास हीरो होंडा की 4 गाड़ियां हो सकती हैं ब्लैक कलर की, चारों एक जैसी दिखेंगी, बट आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे यूनिकली, अलग अलग कैसे पहचानोगे? सो बाय देयर नंबर. सो एक ऐसी पहचान जो यूनिक होती है. आपका आधार कार्ड आपकी यूनिक पहचान है. देन आपका रोल नंबर आपके स्कूल में यूनिक पहचान होता है. आपका एडमिशन नंबर जो होता है आपके स्कूल में वो यूनिक पहचान होता है. सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी की. सो प्राइमरी की इज एन आइडेंटिफिकेशन. और कोई भी चीज अगर पहचान है तो ऑब्वियसली वो यूनिक होगी. तो इट शुड नॉट बी रिपीटेड. गाड़ियों के नंबर रिपीट नहीं होते हैं, आधार कार्ड का नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड का नंबर रिपीट नहीं होगा, रोल नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, एडमिशन नंबर अगर आपका आइडेंटिफिकेशन है देन इट वोंट बी रिपीटेड. इवन फोन नंबर्स आर नॉट रिपीटेड, है ना. आप बस हमारे केस में क्या होता है, हम एक नंबर मल्टीपल लोग यूज कर लेते हैं बट नंबर रिपीट नहीं होता है. मतलब एक पर्सन को अगर कंपनी ने एक पर्टिकुलर नंबर है श्याम जुनेजा, उसको अगर कोई नंबर अलॉट कर दिया है तो वो नंबर किसी और पर्सन को अलॉट नहीं होगा. तो फोन नंबर्स आर आल्सो यूनिक इन नेचर. ओके, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी की. वो पहचान होते हैं और यूनिक होते हैं. दे आर नोन एज प्राइमरी की. तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये टेबल है. इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टेबल, तो यहाँ पे नाम है, मार्क्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं. तो इसमें यहाँ पर अदिति, अखिलेश, सुषमा, इसकी पहचान क्या हो गई है? तो इसकी पहचान हो गए हैं ये रोल नंबर्स. दिस रोल नंबर्स आर यूनिक एंड अ पर्सन विल बी आइडेंटिफाइड विद दिस रोल नंबर इन मैथ्स एग्जाम. ही विल बी आइडेंटिफाइड विद दिस रोल नंबर इन फिजिक्स एग्जाम एज वेल एज इन केमिस्ट्री एग्जाम. तो एक ही रोल नंबर से आप एक पर्सन को अलग अलग एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते, पहचान कर सकते कि हाँ ये पर्सन ये है. सो दिस इज नोन एज प्राइमरी की. तो यहाँ पर हमारी जो प्राइमरी की है दैट इज द रोल नंबर. देन द नेक्स्ट टर्म इज एज फॉरेन की. फॉरेन की क्या होती है? तो फॉरेन की का जो लॉजिक दिया जाता है, जो डेफिनेशन दी जाती है, इट इज समवॉट लाइक दिस. एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल हुज वैल्यूज आर ड्रैग्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल. Attribute of a table whose values are dragged from primary key of other table. मतलब यहाँ पर आपके पास 2 tables होंगी. The first table is known as primary table and the second one is known as the secondary table. और primary table में आपका कोई कॉलम जो primary की है, primary table में अगर कोई कॉलम primary की है तो हम उसकी वैल्यू दूसरी टेबल में यूज करेंगे. और चूंकि हम किसी और टेबल की कॉलम की वैल्यू हमारी टेबल में यूज कर रहे होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉरेन की. तो जब भी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होगा तो आपके पास हमेशा 2 टेबल्स होंगी. हमारे केस में हमने यहाँ 2 टेबल्स से रखी हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट टेबल एंड द सेकंड वन इज द कस्टमर टेबल. प्रोडक्ट टेबल में हमने यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसको हमने बना रखा है यहाँ पर प्राइमरी की. ठीक है, तो प्राइमरी की मतलब हर प्रोडक्ट की पहचान है प्राइमरी की. तो यहाँ पर प्रोडक्ट को हमने आईडी दिया एंड दैट इज कंसीडर्ड एज द प्राइमरी की. और इस पर्टिकुलर कॉलम को हमने प्रोडक्ट आईडी कॉलम को हमने कहाँ पे यूज किया है? सो वी आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट आईडी कॉलम इन द टेबल कस्टमर. किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? इनसाइड दिस टेबल प्रोडक्ट्स कस्टमर.
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है इट इज कंसीडर्ड एज फॉरेन की, और इसमें हम वही वैल्यूज यूज करने वाले हैं जो हमने पहली टेबल में ली है। मतलब अगर पहली टेबल में 104 कोई डेटा नहीं है तो वो कभी भी सेकेंडरी टेबल में नहीं आएगा। जिस बच्चे ने स्कूल में, ऑफिस में फॉर्म भर के एडमिशन लिया है, दैट पर्सन विल ओनली बी अलाउड टू सिट इन द क्लास। तो क्लास टीचर के पास जो टेबल बनेगा उसमें वही रिकॉर्ड्स आएंगे जिनका एडमिशन ऑफिस के अंदर हो चुका है। उन बच्चों के नाम कभी भी वहां यूज नहीं होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। So this is known as foreign key. So product ID in customer table is considered as foreign key, whereas यहाँ का जो product ID है, this will be the primary key of this particular table. So this is the concept of foreign key. So now we are beginning with the second session of this chapter. Second chapter में पहले हम देख लेते हैं. We are going to make a database in OpenOffice, है ना। आप लोगों को last year तक MS Office में Microsoft Access में डेटाबेसेस बनाना होता था। Now as CBSE has changed its syllabus, so now it is going to work with OpenOffice. तो मैं यहाँ पर आपको OpenOffice में डेटाबेस क्रिएट करके बताती हूँ। मैंने यहाँ OpenOffice खोला। OpenOffice के अंदर यहाँ पर आपके पास में OpenOffice Base नाम से एक प्रोग्राम है। This will be considered as database, है ना। This is equivalent to MS Access. Almost functionalities दोनों की सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनलिटीज नहीं है दोनों के केस में। तो ये ओपन ऑफिस यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर ओपन ऑफिस का भी ऑफिस बेस ओपन हुआ है। यहाँ पर डेटाबेस बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस, यू विल बी गेटिंग दिस विजार्ड ओवर है, डेटाबेस विजार्ड। और यहाँ पे पहले स्टेप में आपको डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है। या तो आप पुरानी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, आइदर यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, और उसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है ये आपको सिलेक्ट करना है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ओके, सो वी सिलेक्टेड दिस ऑप्शन ओवर है, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जाकर इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग इट, इफ यू वांट टू रजिस्टर दिस डेटाबेस, क्लिक ऑन द यस ऑप्शन, और अदरवाइज यू कैन मूव अहेड। और उसके बाद में यहाँ पर हम ओपन डेटाबेस फॉर एडिटिंग पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सेव द डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट, और डेटाबेस का एक्सटेंशन भी आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एक्सटेंशन पे। तो जब भी आप डेटाबेस प्रोग्राम्स के अंदर डेटाबेस बना रहे हैं ओपन ऑफिस के अंदर, देन द एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस इज .odf. The extension of the database is created in open office based database is ODF, is the extension of the database. So now we are going to save this file. After saving the file, automatically हमारा content save हो चुका है यहाँ पर, and you will see it's processing, and now we are getting this window over here. Okay, now हमको यहाँ पर क्या करना है, we have to create a table. तो टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टेबल ऑप्शन सिलेक्टेड है, और हम लोग जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट टेबल यूजिंग द डिजाइन व्यू। ओके, सो यहाँ पर मैंने जाकर क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे क्लिक किया। ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसा है, बस ओपन ऑफिस का प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने विजार्ड सेलेक्ट किया, वी आर गेटिंग 3 कॉलम्स ओवर है, सेम एक्सेस में आता था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फील्ड का नाम देना है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड टाइप ओवर है। मैं फील्ड टाइप आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। एंड देन वी आर हैविंग दिस डिस्क्रिप्शन ऑप्शन। सबसे पहले फील्ड का नाम, उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल जो है वो सपोज कर लेती हूँ कि हमको कौन सा टेबल बनाना है। एंड फॉर दैट पर्पज लेट मी ओपन अ नोटपैड फाइल सो दैट वी कैन सी द फील्ड्स दैट वी वांट टू क्रिएट, है ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। सो आई विल बी मेकिंग अ टेबल एज प्रोडक्ट्स, और उसमें हम फील्ड्स कौन कौन से रखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे। प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ लिखेंगे जो अल्फाबेट्स के फॉर्म में होगा, दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू पुट। देन वी हैव टू राइट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, और फिर हम उसकी क्वांटिटी को रजिस्टर करने वाले हैं, और हम डेट ऑफ स्टॉक रजिस्टर करेंगे इन द फील्ड DOS, दैट इज डेट ऑफ स्टॉक। तो डेट ऑफ स्टॉक के लिए मुझे यहाँ पर डेट लिखना है कि किस दिन मेरे पास सामान जो है वो स्टॉक में आया है। तो ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हमारी टेबल के अंदर।
तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू क्रिएट द फील्ड्स। द फर्स्ट फील्ड नेम इज प्रोडक्ट आईडी, तो फील्ड नेम के अंदर मैंने प्रोडक्ट आईडी लिख दिया। फिर मुझे प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर करना है, देन आई विल बी टेकिंग द फील्ड नेम एज पी नेम। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है स्पेस नहीं आना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे विल राइट प्रोडक्ट स्पेस नेम, सो इट जनरेट्स एरर, सो डोंट डू दिस थिंग। अगर आपको प्रोडक्ट नेम वर्ड पूरा भी लिखना है तो आप प्रोडक्ट और नेम के अंदर स्पेस ना दें, तो और छोटा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पी नेम ले लिया है इसका नाम। देन फॉर कॉस्ट आई एम टेकिंग द फील्ड एज कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद में मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया है, एंड देन आई एम टेकिंग DOS। आप डेट ऑफ स्टॉक भी पूरा वर्ड लिख सकते हैं, बट स्पेस नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सो आई एम टेकिंग इट एज DOS। अभी तो मैंने सिर्फ कॉलम के नाम डिसाइड कर लिया, अब इसमें किस तरह का डेटा जाएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट आईडी, तो मैं प्रोडक्ट आईडी को कुछ नंबर देना चाहती हूँ, जैसे आपको रोल नंबर असाइन किए जाते हैं स्कूल्स में, जो आपकी पहचान होते हैं 1 2 3 4 5 6। इन द सेम वे आई वांट टू असाइन सम न्यूमेरिक फील्ड टू इट, एंड दैट शुड बी नॉन फ्रैक्शनल, है ना, उसमें पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब प्रोडक्ट आईडी या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 3.5 नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इसका डेटा टाइप बताना है, डाटा का टाइप किस तरह का टाइप यहाँ जाएगा। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पर फील्ड टाइप पर गई, इस फील्ड टाइप पर जाऊंगी, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर जाकर इस पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स दिखाई देंगे। अभी मैं आपको इसको इन सब डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ाऊंगी, कैर, न्यूमेरिक, डेसिमल वगैरह वगैरह। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, आई हैव टू पुट सम इंटीजर वैल्यूज ओवर देयर। इंटीजर मतलब नंबर्स विदाउट डेसिमल, सो आई हैव टेकिंग इट एज इंटीजर। ओके, प्रोडक्ट नेम डालना है तो ऑब्वियसली दैट विल बी अल्फाबेट्स। ओके, तो जब भी आपको आपके सिस्टम में अल्फाबेट्स के कलेक्शंस लेने हो, है ना, मतलब ऐसा कोई भी कॉलम जहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स चाहिए, है ना, और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स में कई बार नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं। जैसे आपको एड्रेस लेना है तो एड्रेस में अल्फाबेट्स भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे, एंड कई बार सिंबल्स भी आते हैं। जैसे मुझे सपोज एड्रेस कुछ ऐसा लिखना है D56, ये किसी का मकान नंबर है, तो D अल्फाबेट हो गया, माइनस सिंबल हो गया, 56 नंबर हो गया। तो ऐसा कोई भी डेटा जो अल्फाबेट्स, नंबर्स या सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये लिख लेने तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को हम यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, और उसको बताने के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं, एक varchar एंड सेकंड वन इज char। तो हम यहाँ पर जब भी ऐसे, जैसे पी नेम है ना, तो पी नेम में ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स आएंगे, अल्फाबेट्स आर देयर, देन वी आर गोइंग टू टेक varchar एज डेटा टाइप। अगर आप एड्रेस ले लेते तो वहाँ पे भी varchar यूज करते, क्योंकि एड्रेस में अल्फाबेट भी आएगा, डिजिट भी आएगा और सिंबल भी आ सकता है, तो वहाँ पे भी हम varchar लेते। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट का नाम रिकॉर्ड करना है, टीचर का नाम रिकॉर्ड करना है, एड्रेस रिकॉर्ड करना है, किसी बुक का नाम रिकॉर्ड करना है, तो इन सारी फील्ड्स के अंदर हम किस तरह का डेटा टाइप लेंगे, आइदर varchar और char। ओके, तो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द डेटा टाइप ऑफ द सेम। तो पी नेम की यहाँ फिर से गए, एरो पे क्लिक किया, वैसे तो बाय डिफॉल्ट varchar ही ले रखा है उसमें, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। देन कॉस्ट में कैसी वैल्यूज आएंगी, सो दे शुड बी नंबर्स, और नंबर्स भी कैसे होंगे, दे शुड बी फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यूज कैसे, भाई किसी पेंसिल का कॉस्ट जो है वो 50 रुपए 50 पैसे है, तो 50 रुपए 50 पैसे कैसे लिखेंगे हम, तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 50.50। तो यहाँ पर आपने डेसिमल वैल्यू यूज किया ना, दिस इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू यूज किया। अब क्योंकि आप डेसिमल वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो डेटा टाइप लेंगे वो हम या तो फ्लोट ले लेंगे या डेसिमल ले लेंगे। तो फिर से मैंने यहाँ क्लिक किया और आप यहाँ देखेंगे फ्लोट डेटा टाइप इज देयर। तो फ्लोट आपको कब लेना है, ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहाँ आपको फ्रैक्शन वैल्यूज चाहिए। परसेंटेज 78.62 हो सकता है, कॉस्ट में डेसिमल आ सकता है, मनी रिलेटेड फील्ड्स जितनी भी होती है वहाँ तो आपको डेसिमल ऑप्ट कर ही लेना है, फ्लोट या डेसिमल, ठीक है। और फ्लोट चूंकि बीच का साइज कैपेसिटी लेता है, इसलिए जनरली हम फ्लोट ले लेते हैं। सो आई हैव टेकन इट एज फ्लोट।
देन कम्स क्वांटिटी, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप फ्रैक्शन लेंगे या इंटीजर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग। आप पेंसिल बेच रहे हैं तो आप 1.5 पेंसिल नहीं बेचेंगे, पर अगर आप रवा बेच रहे हैं तो इट कैन बी 1.5 kg। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो 1.5 kg हो सकता है तो आप इसको फ्लोट में ले लीजिए। अदरवाइज मैं अभी जो ले रही हूँ, मैं आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड स्टेशनरी आइटम एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज इंटीजर। देन डेट ऑफ स्टॉक में डेट आएगा, तारीख आएगी। तो जब भी डेट और टाइम से रिलेटेड फील्ड्स आएंगी तो यहाँ पर हम जो डेटा टाइप यूज करने वाले हैं दैट इज डेट एंड टाइम। सो वी हैव डेट, 2 मिनट। ये डेट यहाँ पर मैंने डी प्रेस किया तो ये डेट टाइप आ गया है। लेट मी टेक इट एज ये डेट एंड टाइम आ गया। तो जब आप इसमें डेटा रिकॉर्ड करेंगे ना और आप वहाँ पे सिर्फ नंबर डालेंगे, अल्फाबेट डालेंगे डेट फील्ड में, तो ये एरर देगा। अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट के अंदर अल्फाबेट डाल दिए तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो डेटा। इंटीजर में 5.5 डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट टेबल्स इन ओपन ऑफिस। और यहाँ पर ये सारी चीजें हमने दे दी हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। इस पर मैंने सेव बटन पे क्लिक किया। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ नेम टू इट। इसका नाम मैंने दे दिया प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स नाम की टेबल को जैसे मैंने ओके किया, अब देखो चूंकि मैंने फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट कर रही हूँ तो इट इज आस्किंग मी फॉर द प्राइमरी की। शुड अ प्राइमरी की भी क्रिएटेड नाउ, तो मैं इसको यस कर देती हूँ। एंड ऑब्वियसली प्राइमरी की जनरली कौन सी फील्ड होती है, एक आईडी फील्ड होती है। तो इन्होंने आईडी फील्ड को प्राइमरी की बना दिया है। मैं इसको भी यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ। आई एम गोइंग टू डिलीट इट और मैं इस फील्ड को यहाँ पर प्राइमरी की बनाती हूँ। So now we are going to create this product ID as primary key. So what I am going to do over here, यहाँ पर ये जो ग्रे बॉक्स है मैंने पहले यहाँ क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग दिस ग्रे बॉक्स आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर आपको कुछ फील्ड्स ओपन हो गई हैं, ऑटो वैल्यू, एंट्री रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह प्रॉपर्टीज हैं ये। इसमें जाकर हम ऑटो वैल्यू में जाएंगे एंड इनसाइड दिस ऑटो वैल्यू आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द ऑप्शन यस। इससे इसमें ऑटोमेटिकली वैल्यूज जनरेट होंगे एंड देन व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हियर यू विल फाइंड that this product ID has become the primary key of my table. Once a field is allocated as primary key, it will be having 3 characteristics with it. The first one, it will be an identification for the rows. Second thing, it won't contain any null values with it. And third thing, it is going to hold only unique values with it. और हमारे केस में हमने इसको ऑटो बनाया है तो इसमें नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो माय टेबल इज क्रिएटेड। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। इस फाइल का नाम मैंने लिख दिया है न्यू प्रोडक्ट्स नाम से और इसको मैंने सेव कर लिया है। सो दिस फाइल इज सेव्ड। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस दिस क्रॉस बटन एंड एज आई एम गोइंग टू प्रेस दिस क्रॉस बटन will you finding this table over here। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे एंड नाउ वी कैन फिल द डेटा ओवर here। तो यहाँ पर हमने डेटा को फिल किया। इसमें हम नई वैल्यूज डाल देंगे। मैंने पेन डाल दिया, पेन का प्राइस डाल दिया, क्वांटिटी मैंने यहाँ डाल दिया। डेट ऑफ स्टॉक पे जब हम यहाँ पर जाएंगे देन वी हैव टू फिल द डेट्स। डेट जनरली हम लोग जो है ईयर, मंथ और डे के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। So this is the way I have entered my date और इसने यहाँ पे इसको ले लिया। देन मैंने यहाँ पर पेंसिल ले लिया। देन इसका हमने प्राइस यहाँ पे डाल दिया है। to put quantities over here and then again we are going to fill the date। तो हमने यहाँ पे फिट इस तरह से डाला 20, then 24 and then 11 and then 24 और वो ऑटोमेटिकली डेट के फॉर्म में इसको चेंज कर लेगा। सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट अवर टेबल्स इन MySQL। इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक किया है एंड माय डेटा इज सेव्ड। सो जब हम न्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे देन वी विल फाइंड द डेटा ओवर हियर। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट टेबल्स इन ओपन ऑफिस बेस। Now we are going to study this details, data types in details over here। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर टाइप ऑफ डेटा विच आर इंसर्टेड इन अ फील्ड। डेटा टाइप्स को हमने बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
The first one is numeric, alphanumeric, then binary, date and time and other variable types में हमने इसको जो है बाइफर्गेट किया हुआ है. इनको भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. When we talk about numeric data types, तो numeric data types में numbers आते हैं और numbers के अंदर भी दो categories आती हैं. Integers होते हैं, then we have fractional values. तो उसके लिए हमारे पास जो data types available होते हैं, they are the boolean. The first one is boolean. Boolean में या तो value 0 रहती है या 1 रहती है. Then we have certain data types for storing the integers only. और integers के लिए जो data types हमारे पास available हैं वो ये वाले हैं. Tiny int, small int, integer, big int. ये सारी values जो हैं वो integer hold करेंगे, but they have their certain restrictions with them. जैसे tiny int का capacity काफ़ी छोटा होता है, उससे ज़्यादा small int का capacity होता है. Then we have integers and then we have big int. किसका कितना range होता है ये इस table में हमारे पास available है. Tiny int की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 0 से लेके 255 तक के numbers store कर सकता है. अगर हम बात करें स्मॉल int की तो इसका रेंज जो रहता है वो -2 raised to the power 2 multiplied by 10 raised to the power 15 से लेकर 2 into 10 raised to the power 15 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है. देन इंटीजर्स की रेंज जो रहती है वो -2 raised to the power 31 से लेकर +2 raised to the power 31 -1 वैल्यू तक ले जाता है. एंड बिग int का रेंज जो है ये वाला अवेलेबल होता है. मतलब अगर स्मॉल टाइनी int आप यूज कर रहे हैं तो छोटी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल int उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज स्टोर कर सकता है, और सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज के लिए आप बिग int का इंटीजर का यूज करेंगे. तो इनकी कैपेसिटी अलग हो जाती है. इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करें तो फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं दे आर रेंजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. न्यूमेरिक होता है, देन वी हैव डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दे ऑल्सो डिफर इन द कैपेसिटीज ओनली. तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल केस तो इन सब की कैपेसिटीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हैं. जनरल वे में हम फ्लोट का यूज़ कर लेते हैं. जब हम डेसिमल लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी होती है, रियल की उससे ज़्यादा बड़ी होती है और डबल की उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है. सो लाइक दिस वी आर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन दिस ओपन ऑफिस. देन नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज नोन एज अल्फान्यूमेरिक कैटेगरीज. अल्फान्यूमेरिक के अंदर अल्फाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, सिंबल्स आर आल्सो कमिंग ओवर देयर. तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स विच आर एनक्लोज आइदर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. ये डेफिनेशन में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी आपको एसक्यूएल भी करवाने वाली हूँ. तो वहाँ पर जब आप वैल्यूज डालेंगे देन यू हैव टू यूज द सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स. यस, so for alphanumeric data types we are having certain data types over here, that is long varchar, char, varchar, ignore case. और इनके यूसेज जो है इस टेबल में बकायदा दिए हुए हैं. लॉन्ग वारचार जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है और वो UTF फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, UTF-8 के फॉर्म में. देन वी हैव दिस चार डेटा टाइप और इसका जो लेंथ है वो यूज़र के थ्रू दिया जाता है. और मैं आपको बताऊंगी जब क्रिएट टेबल कमांड में आपको कोडिंग के थ्रू बताऊंगी देन आई विल शो यू कि हम इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं कि हमको सिर्फ 5 कैरेक्टर डालना है, 10 कैरेक्टर डालना है. देन वी हैव दिस वारचार वेरिएबल कैरेक्टर होता है एंड वेरिएबल कैरेक्टर विद इग्नोर केस. मतलब यहाँ पर आपको केस को भी इग्नोर करवा सकते हैं. कैपिटल स्मॉल को अगर आपको कैपिटल स्मॉल की केस सेंसिटिविटी आपको यहाँ नहीं रखना है देन वी कैन यूज दिस ऑप्शन. सो फॉर अल्फान्यूमेरिक डिक्लेरेशंस वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस ओवर हियर. Then we have as binary data types. Binary data types मतलब ऐसा डेटा जो 0-1 के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होता है. You can have text files, मतलब टेक्सचर फाइल्स होती है जो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है. फिर इमेज फाइल्स होती है जो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती हैं. तो किसी भी बाइनरी डेटा को अगर आपको अपनी डेटाबेस में स्टोर करना है तो हम बाइनरी डेटा टाइप का यूज करते हैं. एंड फॉर दिस बाइनरी डेटा टाइप्स अगेन वी हैव दिस 3 ऑप्शंस ओवर हियर. वी हैव लॉन्ग वेर बाइनरी, वी आर हैविंग बाइनरी एंड वेरिएबल बाइनरी. तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं. एंड स्पेसिफिकली लॉन्ग वेर बाइनरी जो रहता है वो इमेजेस को स्टोर करने का काम करता है. तो अगर आपको प्रोफाइल पिक डालना है या इस तरह की कोई फील्ड्स आपको मेमोरी में स्टोर करवानी है तो वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस ऑप्शन ओवर हियर. सो दिस इज द बाइनरी ऑप्शन. देन वी हैव दिस डेट एंड टाइम ऑप्शन. डेट एंड टाइम आपको समझ में आ ही गया है. फॉर स्टोरिंग आइदर डेट, टाइम और डेट एंड टाइम वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस ऑप्शन. एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव 3 options over here. Date for storing the date, time for storing the time and time span,
टाइम स्पेंड जो रहता है ये क्या करता है, स्टोर्स डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन. एंड देन वी हैव द अदर कैटेगरी ऑल्सो. तो अदर कैटेगरी में हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है. तो किसी भी डेटा को हमको अगर सीरियलाइज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करना होता है तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस ऑप्शन एज डेट एंड टाइम. So these are the data